हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपने रिक्वेस्ट करी थी कि आप प्लीज़ मैम और भी वीडियोस बना दो 11th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मुझे पता है मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, बट इस वीडियो का टाइटल मैंने पेपर लीक्ड क्यों रखा है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे पास कोई पेपर नहीं है जो कि कल आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इस वीडियो का टाइटल पेपर लीक्ड इसलिए रखा गया है बिकॉज यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो भी क्वेश्चंस अभी हम क्लास में करेंगे, एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस कल आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। इसीलिए ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके साथ ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही प्रोवाइड कराए हैं, यहाँ पे मैंने इसके साथ साथ आपको यहाँ पे आंसर्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो का टाइटल मैंने पेपर लीक्ड क्यों रखा है। बिकॉज एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आपको कल आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम कल है तो अभी आपको सीरियस होकर फटाफट से इसको देख लेना चाहिए। अदरवाइज़ आप इसको एग्ज़ाम के 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले या 2 घंटे पहले देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, और तो तब भी एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। बिकॉज हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में ये क्वेश्चन जो है जब आए तो आपके दिमाग में वो पॉइंट क्लिक हो जाए। चलिए बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एफपीटीपी सिस्टम एंड पीआर सिस्टम। एफपीटीपी और पीआर सिस्टम के बीच का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच का कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है ये किसकी बात करता है? ये कहता है डिवाइड द कंट्री इनटू स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब जो पूरी कंट्री है वो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो जाती है। ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। वोटर यहाँ पे किसके लिए वोट करते हैं? ये वोट करते हैं कैंडिडेट के लिए। द कैंडिडेट इज नोन टू द वोटर पर्सनली। यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है ये वोटर को पर्सनली जानता है। मतलब भाई जब भी एमएलए या एमपी के इलेक्शंस होते हैं तो आप उस इंसान को जानते हो ना जिसको आप वोट कर रहे हो। ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या है? देयर इज ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द होल कंट्री। यहाँ पे पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरह कंसिडर किया जाता है। मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव इज सिलेक्टेड। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह से एक ही रिप्रेजेंटेटिव आएगा, एक से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आ सकते हैं। द वोटर वोट्स फॉर द पार्टी। यहाँ पे वोटर किसके लिए वोट करता है? पार्टी के लिए। ठीक है। द वोटर डज नॉट नो द कैंडिडेट बाय कास्ट। यहाँ पे वोटर जो है वो वोट जो बेसिकली जो वोटर है वो कैंडिडेट को उसकी कास्ट क्लास के जरिए नहीं जानता है। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ये पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। डिस्क्राइब द चेंज इन पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। या फिर प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या है उनके बारे में यहाँ पे बताओ। जो प्राइम मिनिस्टर का रोल है, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ इंक्रीज इन द सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट का रोल है वो इंक्रीज हो चुका है, वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने में। देयर इज एन इंक्रीज टेंडेंसी टू कंसल्ट पॉलिटिकल अलाइज, कि आपको भाई पॉलिटिकल अलाइज से भी कंसल्ट करना पड़ेगा। प्रिविलेजेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैव बीन कर्टेल्ड। जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स को प्रिविलेजेस मिला करते थे वो कर्टेल कर लिए गए हैं, उनसे छीन लिए गए हैं। पॉलिसीज आर मेड ओनली आफ्टर नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट। जब जितने भी इनके साथी हैं अलाइज हैं उनके साथ जब एग्रीमेंट हो जाता है तभी ये पॉलिसीज जो है वो बन पाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द 4 पावर ऑफ लोकसभा। 4 पावर बतानी है लोकसभा की। सबसे पहली लेजिस्लेटिव पावर की वो क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, लॉज बना सकती है। फाइनेंशियल पावर क्या है? बिल पास करवाना, ये सारी चीज़ें करना। जुडिशियल पावर क्या है? कई बार ये जो भी केसेस होते हैं तो उन पर भी हियरिंग जो है वो कई बार यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और इवन जुडिशियल पावर ये भी है इसकी कि यहाँ पे जैसे जुडिशरी बता रही है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे लोग लॉज या फिर रूल्स जो है वो बनाते हैं। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है। कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी यहाँ पे इनका कंट्रोल रहता है। तो ये सारी पावर्स वहाँ पे आप बता दोगे। वाई डू वी नीड पार्लियामेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट की हमें क्यों ज़रूरत है? पावर्स ऑफ पार्लियामेंट कि ये क्या करती है? ये लॉज बनाती है, ये बजट को पास करती है, ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करती है, इसलिए हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत है। डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस। एक मिनट, यहाँ पे ये ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे गलती से लिख गया है, इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ। डिस्क्राइब एनी 4 फंक्शंस ऑफ पावर्स ऑफ लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर की 4 फंक्शंस या पावर बतानी है। तो ये क्या करता है? ये प्रिसाइड करता है लोकसभा की मीटिंग्स को। ये क्या करता है? लोकसभा मोशन को अलाउ करता है। टू अपॉइंट द चेयरपर्सन, ये जो चेयरपर्सन होते हैं उनको अपॉइंट करता है। ऑफ सिलेक्ट कमिटीज़ एंड अदर कमिटीज़ ऑफ द हाउस। ठीक है, बाकी कमिटीज़ का भी ध्यान रखता है। और जो डिसीजन होता है फाइनेंस बिल पे वो भी यही लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे बोल रहा है, ऑन विच इशूज़ वी हैव सीन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। कि हमने कौन से इशूज़ पे देखा है कि जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहा है। चलो इसको पढ़ लेते हैं।
इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ अ क्लियर स्कोप ऑफ वर्क, कि हर एक जगह पे हमें क्या देखने को मिलता है, क्लियर स्कोप देखने को मिलता है वर्क का। डिस्पाइट दिस डिवीजन ऑफ वर्क, ये जो डिवीजन कर रखा है कि अच्छा ठीक है लोकसभा के पास इतनी पावर है और बेसिकली जुडिशरी के पास इतनी पावर है, इसके बाद भी कई बार कॉन्फ्लिक्ट जो है पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में देखने को मिल जाता है। जैसे रिगार्डिंग द राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहा, विद रिगार्ड टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर जो है वो। इन रिलेशन टू प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो लॉज हैं उसमें उससे रिलेटेड भी यहाँ पे हमें कई बार देखने को मिलता है कि जो जुडिशरी है वो कहती है कि ऐसा करना सही नहीं है, वहीं पार्लियामेंट कहती है कि नहीं भाई ऐसा करना ज़रूरी है। रिगार्डिंग द लॉ रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन जॉब्स, की जॉब्स में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने को लेकर भी कई बार ना कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बना रहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे गलती से ये लिख गया है, ये है एग्जैक्टली व्हाट इज़ PIL, PIL क्या है, हाउ इट कैन हेल्प द पुअर, और PIL है क्या, ये पुअर्स को कैसे हेल्प कर सकती है। गेटिंग राइट्स, प्रिवेंटिंग डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये क्या करती है, ये लोगों को अधिकार दिलाती है उनके, और अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इनके साथ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको भी यहाँ पे हील करती है। नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल वर्किंग बाय द स्टेट्स, की स्टेट्स जो है वो वर्क कर रहे होते हैं और यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट गिविंग फाइनेंशियल assistance by the state government, interference in non making of development related plans। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो जुडिशरी है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक है, गार्डियन है, इसको जस्टिफाई करो। सबसे पहला कैसे है ये गार्डियन, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। जुडिशियल रिव्यू की यहाँ पे पावर है, जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है, और इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, की इकोनॉमिक जस्टिस सोशल जस्टिस कैसे प्रोवाइड करना है, ये भी चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। एक्सप्लेन 3 प्रिंसिपल्स टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस, 3 प्रिंसिपल्स बताने हैं जो कि इंप्लीमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ताकि सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। सबसे पहला इक्वलिटी की ट्रीटमेंट हमें इक्वल्स में देखने को मिलनी चाहिए, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, यानी इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, ठीक है। प्रोविजन ऑफ मिनिमम नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द नीडी, कि भाई मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज़ जो है वो सरकार प्रोवाइड कराए और अपॉर्चुनिटीज़ भी हर किसी को इक्वल मिले। डिफरेंट एफर्ट्स के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करते हुए बेनिफिट्स हर किसी को देने चाहिए। स्पेशल कंसिडरेशन देनी चाहिए स्पेशल नीड्स वाले लोगों को, ठीक है, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड डिटेल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बताना है। जैसे 1989 में सबसे पहले आप बताओगे लोकल गवर्नमेंट बॉडी को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले बताओगे कि क्या है ये, तो 1989 में पीके ठोगन कमेटी जो थी यहाँ पे ये रिकमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो क्या करे, लोकल गवर्नमेंट बॉडी को स्टार्ट करे बेसिकली। तो 3 ईयर गवर्नेंस हमें देखने को मिलता है इंडिया के फेडरल सिस्टम में, यूनियन, स्टेट एंड लोकल। उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है जिला परिषद, फिर है ब्लॉक कमेटी, फिर है विलेज पंचायत, ठीक है। पंचायती राज में ये इस तरीके से डिवाइडेड है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको आगे किया गया था। 11 शेड्यूल के अंदर है ये प्रेजेंट, और इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ क्या है, म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपल काउंसिल या नगर पंचायत के नाम से इसको जाना जाता है। या 74th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इसको लेकर आया गया था। 12 शेड्यूल में इसको ऐड किया गया है एंड 18 सब्जेक्ट्स आर देयर इन दिस, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन तो हो गए। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं बता दे रही हूँ आपको, वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट, की लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें क्यों है। टू इस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम, ताकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टैब्लिश किया जा सके। टू इंश्योर द लोकल लेवल ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, कि जो लोकल लेवल है लोग जो है लोकल लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखने को मिले। फॉर एक्सेस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन टू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, टू मेक द पब्लिक वेलफेयर वर्क सक्सेसफुली एंड फास्टर, ताकि क्या हो सके, पब्लिक वेलफेयर वर्क जो है वो जल्दी से किया जा सके और आसानी से किया जा सके। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन एंड सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने को मिलनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 11 क्वेश्चन इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि 6 मार्कर में या पूछे जा सकते हैं आपसे, 6 या 4 मार्कर्स में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और ज़्यादा टाइम तो आपके पास बचा नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत करो पढ़ने के लिए नई नई चीज़ों को। बस ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है इनको एक बार गो थ्रू कर लो, और जो भी आपने अपना पढ़ रखा है उसको जस्ट एक बार रिवाइज कर लो। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और आशा है मुझे कि आप सबका एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वन।